विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक दलों के संबंध में उसके अर्थ, परिभाषा और प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका पर चर्चा की थी। समग्र विश्लेषण के पश्चात हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दलों के क्या गुण दोष हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, क्योंकि बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों को मानव स्वभाव पर आधारित नितांत स्वाभाविक वस्तु और लोकतंत्र का मूल आधार कहते हैं। दूसरी ओर अलेक्जेंडर पोप जैसे विद्वान इसे कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन कहते हैं। तो इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि दलीय प्रणाली के क्या गुण हैं और क्या दोष है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हम उसके गुण देखें तो दलीय प्रणाली जो है वो मानवीय स्वभाव के अनुकूल है। जो इसके समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि दलीय जो राजनीतिक दल जो है वो मानवीय स्वभाव के अनुकूल है। प्रकृति की तरह ही विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और विचारों में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। स्वभाव से ही कुछ लोग उदार विचारों के होते हैं, कुछ अनुदार विचारों के होते हैं और कुछ के स्वभाव में ही विद्रोह की भावना होती है। विचारों और स्वभाव की यह भिन्नता विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा प्रकट हो सकती है, इसलिए राजनीतिक दलों को मानवीय प्रकृति के नितांत अनुकूल कहा जा सकता है। फिर है लोकतंत्र के लिए आवश्यक। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के सभी कार्य राजनीतिक दल प्रणाली की सहायता से ही संभव हो सकते हैं। इस संदर्भ में मैकाइवर का कहना है कि राजनीतिक दलों के बिना सिद्धांत का एक सा विवरण, नीति का व्यवस्थित विकास और संसदीय चुनावों की वैधानिक विधि का नियमन नहीं हो सकता और न ही किसी प्रकार की स्वीकृत संस्थाएं हो सकती हैं जिनके आधार पर कोई दल शक्ति प्राप्त कर सके या उसे स्थिर कर सके। तो इस प्रकार जो है वो राजनीतिक दलों जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है शासन को दृढ़ता प्रदान करना। दलीय प्रणाली इस सत्य को प्रकट करती है कि संगठन में ही शक्ति होती है और यह प्रणाली शासन को शक्ति प्रदान करती है जिससे शासन व्यवस्था सुगमता और दृढ़ता पूर्वक चल सके। यदि जनता का प्रत्येक प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से कार्य करे तो न सरकार स्थायी हो सकती है और न ही शासन में उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार के अनिश्चय और अविश्वास के वातावरण में शासन कार्य बहुत अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन राजनीतिक दल के सदस्य में शासन संबंधी नीतियों में एकता होती है, अतः शासन में दृढ़ता रहती है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। राजनीतिक दल जनता को सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है, इसलिए वे प्रेस और प्लेटफॉर्म और अन्य साधनों के माध्यम से अपनी विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार करते हैं। इस प्रचार और वाद विवाद के परिणाम स्वरूप सर्वसाधारण जनता सार्वजनिक समस्याओं का कुछ ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेती है। तो इस प्रकार जो है वो जनता को राजनीतिक शिक्षा का प्रदान करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण भारत में बहुत से व्यक्तियों को राजनीति के लिए समय ही नहीं है, राजनीति के बारे में जानते ही नहीं है, रुचि नहीं है। तो दल के जो प्रतिनिधि होती हैं वो गांव-गांव जाकर ढाणी जाकर अपने दल के कार्यक्रमों, उनके सिद्धांतों के बारे में लोगों को परिचित कराते हैं। तो इस तरह से उनको कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट है शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण। दलीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुसंख्यक दल द्वारा शासन कार्य और अल्पसंख्यक दल द्वारा शासन के विरोधी दल के रूप में कार्य किया जाता है। विरोधी दल शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हुए शासन में संतुलन बनाए रखता है। विरोधी दल का अस्तित्व राज्य की विद्रोह से भी रक्षा करता है, क्योंकि यदि जनता में सरकार के विरुद्ध अविश्वास फैल जाता है तो विरोधी दल दूसरी सरकार बनाने हेतु तत्पर रहता है।
लावेल ने ठीक ही कहा है कि एक मान्यता प्राप्त विरोधी दल की स्थायी उपस्थिति में निरंकुशता के मार्ग में बाधा पड़ती है। इसी प्रकार लास्की ने कहा है कि राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण तभी संभव है जबकि कानून के गुणों और व दोषों पर उचित रीति से विचार हो। व्यवस्थापिका में मौजूद विरोधी दल के सदस्य शासक दल द्वारा प्रस्तुत सभी विधेयकों की बाल की खाल उधेड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार वाद विवाद से विधेयकों के सभी दोष सामने आ जाते हैं और श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण संभव होता है। आपने देखा होगा कि सरकार जो है कोई भी बिल पास करती है तो उसे संसद में रखा जाता है, तो समाचार पत्रों के माध्यम से उस पर जनता को जो है सूचना मिलती है और फिर जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो उस विषय पर वाद विवाद करते हैं, जिससे कि जो है वाद विवाद के परिणाम स्वरूप अच्छे जो निष्कर्ष सामने आते हैं और सही रूप में जो है कानून निर्माण हो पाता है। नेक्स्ट है शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और सामंजस्य। राजनीतिक दल सरकार के विभिन्न अंगों में आपसी विरोध को दूर करके उनमें पारस्परिक सहयोग और सद्भावना उत्पन्न करते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली में तो राजनीतिक दलों के आधार पर ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होते हैं। शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन का एक बड़ा दोष व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में गतिरोध होता है, किंतु अमेरिका जैसे राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा उस दोष को दूर कर शासन के दोनों अंगों में अच्छे संबंधों की व्यवस्था की गई है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीतिक दल वास्तव में एक ऐसी पद्धति है जिसने अमेरिकी संविधान की अत्यधिक कठोरता के दोष को बहुत अधिक सीमा तक दूर कर दिया है। नेक्स्ट है विभिन्न मतों का संगठन। विवेकशीलता के कारण मनुष्यों में मतभेदों का होना नितांत स्वाभाविक है और इसके साथ ही आधारभूत समस्याओं के संबंध में अनेक व्यक्तियों के एक ही प्रकार के विचार भी होते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रकार की आधारभूत एकता को रखने वाले व्यक्तियों को संगठित करने का उपयोगी कार्य किया जाता है ताकि वे एक ही इकाई के रूप में कार्य कर सकें। राजनीतिक दलों के अभाव में विभिन्न संघर्षात्मक विचार समूह होंगे जिनमें सामंजस्य के लिए ऐसी कोई सर्वमान्य बात नहीं होगी जो इकट्ठे मिलकर प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने योग्य बनाए। राजनीतिक दल सदस्यों को अनुशासित रखने का कार्य करते हैं और दलों में आंतरिक और विभिन्न दलों के बीच में जो वाद विवाद होते हैं उससे मनुष्यों में परस्पर विचारों का सहयोग, सहिष्णुता और उदारता बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता का साधन। राजनीतिक दल की परिभाषा करते हुए बर्क ने इन्हें राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय कहा है। दल प्रणाली व्यक्तियों को संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठाकर देश और राष्ट्र के कल्याण के संबंध में विचार के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार यह समाज में उस व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक होती है जिससे राष्ट्रीय एकता के बंधन दृढ़तर हो जाते हैं। पैटरसन के शब्दों में राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता का विकास करने और उसे बनाए रखने में सहायक होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। राजनीतिक दल अनेक बार समाज सुधार और सांस्कृतिक विकास के भी अनेक कार्य करते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में भारत में कांग्रेस ने हरिजनों की स्थिति को ऊंचा उठाने और मद्यपान का अंत करने का प्रयत्न किया था। विभिन्न राजनीतिक दल पुस्तकालय, वाचनालय एवं अध्ययन केंद्र स्थापित करके बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में भी योगदान देते हैं। लॉर्ड प्राइस का मत है कि दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार से क्रियाशील रखते हैं जैसे लहरों की हलचल से समुद्र की खाड़ी का जल स्वच्छ रहता है। लास्की ने ठीक ही कहा है कि राजनीतिक दलों के कारण जनता का भावावेश कानून का रूप धारण नहीं कर पाता।
राजनीतिक दल अधिनायकवाद के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है और उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि वे जनता को अपने विवेक के प्रयोग का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्वक शासन प्रणाली की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल सबसे अधिक प्रभावपूर्ण और सामंजस्यकारी तत्व है। इन सब के बावजूद भी प्रतिनिधित्वक प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के द्वारा अनेक उपयोगी कार्य तो किए जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दल जिस प्रकार से कार्य करते हैं उसे सर्वथा दोषहीन नहीं कहा जा सकता। व्यवहार में राजनीतिक दलों के इन दोषों को देखकर ही अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने सभी राजनीतिक दलों को बुराई माना और वाशिंगटन ने अपने विदाई भाषण में चेतावनी दी थी कि राजनीतिक दल लोकप्रिय शासन के सबसे बड़े शत्रु हैं। हैमिल्टन ने भी राजनीतिक दलों को बुरा कहा था और रूसो ने भी इस संबंध में टिप्पणी की थी कि सामान्य इच्छा या सच्चा लोकमत ऐसे देश में व्यक्त नहीं हो सकता जहां राजनीतिक दल या वर्ग विद्यमान हो। इस प्रकार कुछ राजनीतिक दलों के जो दोष हैं उनको इस रूप में हम कह सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ा है कि जहाँ ये लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं वहीं लोकतंत्र के विकास में बाधक भी है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होती है, लेकिन राजनीतिक दल इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत कर लोकतंत्र के विकास में बाधक बन जाते हैं। राजनीतिक दल के सदस्यों को सार्वजनिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत विचार को त्याग कर दल की बातों का समर्थन करना पड़ता है और इस प्रकार व्यक्ति दलीय यंत्र के चक्र का एक ऐसा भाग बनकर रह जाता है जो पहिए के साथ ही चल सकता है। इससे न केवल सामान्य जनता वरन जनता के प्रतिनिधि की विचार स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती है। इस स्थिति को व्यक्त करते हुए गिलबर्ट ने कहा है कि मैंने हमेशा दल की पुकार पर ही मतदान किया और अपने संबंध में विचार करने के लिए कतई नहीं सोचा। आ रहा है समझ में कि अगर दल, सबसे बड़ी बात है दल में एकता होना। तो कई बार जो दल के सदस्यों के किसी समस्या के संदर्भ में व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकते हैं, किंतु उनका दल ऐसा कह रहा है इसलिए उन्हें यह समर्थन करना पड़ता है। तो दल की जो एकता के कारण निजी व्यक्तिगत विचारों की जो है तिलांजलि हो जाती है, जो अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्र विवेक का अंत कर देती है ना। यानी विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो स्वयं की समाप्त हो जाती है। उसे वही कहना सुनना पड़ता है जो दल का एजेंडा होता है और जो दल के नेता चाहते हैं। तो राजनीतिक दलों का यह एक बहुत बड़ा जो है दोष माना जाता है। इसी क्रम में जो अगला इनका जो दोष है वो है कि दलीय प्रणाली जो है वो राष्ट्रीय हितों की हानि होती है। राजनीतिक दल की परिभाषा करते हुए इसे राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए संगठित समुदाय कहा जाता है, किंतु व्यवहार में व्यक्ति अनेक बार अपने राजनीतिक दल के इतने अधिक भक्त हो जाते हैं कि वे जाने अनजाने में दल के हितों में को राज्य के हितों से प्राथमिकता दे देते हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों की अपार हानि पहुंचती है। इस प्रकार का भय उन्हें दलों में विशेषतः बहुत अधिक हो जाता है, जिससे जिनकी भक्ति देश के बाहर किसी बाहरी सत्ता के प्रति होती है। तो दल की भक्ति के कारण जो है राष्ट्रीय हितों की हानि हो जाती है। नेक्स्ट है शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा। शासन कार्य मानव जीवन की सर्वोच्च कला है और देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा ही यह कार्य किया जाना चाहिए, किंतु दलीय व्यवस्था के कारण देश सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है। सर्वोत्तम व्यक्ति न तो जी हुजूरी कर सकते हैं और न ही विचार एवं कार्य की स्वतंत्रता को छोड़ सकते हैं। इस कारण
दलीय राजनीति में उनके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। इस प्रकार राजनीति में योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा होती है और अयोग्य व्यक्तियों को प्रशासनिक ढांचे में स्थान मिल जाता है, जिससे संपूर्ण प्रशासनिक स्तर में गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट है भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक शिक्षा का साधन कहा जाता है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दल जनता को सही राजनीतिक शिक्षा प्रदान न करके झूठे भाषणों और बकवास के द्वारा भोली भाली जनता को धोखे में डालने की चेष्टा करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए झूठ को सच और सच को झूठ कहना उनका परम कर्तव्य हो जाता है। तो इस तरह से वो जो है राजनीतिक शिक्षा के आधार पर कई बार भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा भी जो है मिलती है। जैसा कि गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीतिक दल अपने विचारों की सत्यता और दूसरे के विचारों की असत्यता के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करने की सदा ही चेष्टा करते रहते हैं और इस प्रकार दल बहुधा वास्तविकता का दमन करने और अवास्तविकता को प्रकट करने के अपराधों के दोषी होते हैं। नेक्स्ट है सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट। व्यवहार में राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य येन केन प्रकारेण शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उनके द्वारा नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के उपाय अपना लिए जाते हैं। चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का विषैला प्रचार किया जाता है, उम्मीदवारों के व्यक्तिगत जीवन पर जो आक्षेप किए जाते हैं और झूठे वादे किए जाते हैं, इससे सामान्य जनता के नैतिक स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक दलों के इन कुकृत्यों के कारण ही राजनीति बुराई का पर्यायवाची बन गई है। जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन। राजनीतिक दल मतभेदों को दूर करने के स्थान पर प्रोत्साहित करते हैं और सार्वजनिक जीवन को कटुतापूर्ण बना देते हैं। व्यवस्थापिका तो विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाती है और दूसरी ओर देश भी ऐसे विरोधी पक्षों में विभाजित हो जाता है जो एक दूसरे से ईर्ष्या परस्पर आक्षेप लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है जो राजनीतिक जो के कारण जो समस्त देश का जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है और एक दूसरे को जो है चीटाकशी करने, आरोप करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो है राजनीति शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है राजनीति में भ्रष्टाचार। राजनीतिक दल नीचे से लेकर ऊपर तक सुव्यवस्थित रूप से संगठित होते हैं और चुनाव के समय दल की स्थानीय शाखाएं बहुत अधिक सक्रिय हो जाती हैं। जब एक राजनीतिक दल का उम्मीदवार विजयी हो जाता है तो उस दल के स्थानीय नेता राजकीय पद, ठेके या इनाम के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इन बुराइयों का उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों पर ही आता है, क्योंकि यदि राजनीतिक दल न हो तो निर्वाचक अपने मताधिकार का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करेंगे और वे बुराइयां उत्पन्न नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की धनराशि दान आदि के रूप में धनी व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है। स्वाभाविक रूप से जब इस राजनीतिक दल को शक्ति प्राप्त होती है तो वह धनी व्यक्ति के हितों में कानून निर्माण करता है और इस प्रकार इन दलों के कारण संपूर्ण राजनीति एक प्रकार का व्यवसाय बन जाती है। नेक्स्ट है समय और धन का अपव्यय। दलीय प्रणाली के कारण व्यवस्थापिका सभा जो है विरोधी दल के लिए विरोध की प्रवृत्ति अपना लेता है, यानी दलीय व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिका सभाओं में विरोधी दल विरोध के लिए विरोध की प्रवृत्ति अपना लेता है और इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप अमूल्य समय और अत्यधिक धन अपव्यय होता है।
दलीय ढांचे के कारण जितनी बड़ी मात्रा में धनराशि का अपव्यय होता है, उसे यदि राष्ट्र हित के कार्यों में व्यय किया जाए तो देश बहुत अधिक उन्नति कर सकता है। राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्रीकरण। राजनीतिक दलों के संबंध में अनेक प्रभावशाली लेखकों द्वारा गंभीर आक्षेप यह किया जाता है कि राजनीतिक दलों का वास्तविक जो संचालन गुट विशेष के थोड़े से व्यक्तियों के द्वारा या नेताओं के द्वारा किया जाता है, जो अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं, है ना। यानी कुछ एक मुट्ठी भर लोग जो है वो सारी जो जनता को संचालित करते हैं, जो कई बार अपने विशेष हितों को प्राथमिकता देते हैं, है ना। जो अपने समर्थकों पर कठोर नियंत्रण रखते हैं। विल्फ्रेड पेरेटो और रॉबर्ट माइकल ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि राजनीतिक दलों का ढांचा वास्तव में वर्गतंत्रीय होता है, जिसके अंतर्गत कुछ गिने चुने व्यक्तियों के द्वारा मनमाने प्रकार से कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र वर्गतंत्र में परिणत होकर रह जाता है। कैसे रह जाता है कि लोकतंत्र सभी व्यक्तियों का शासन होता है, लेकिन निर्णय निर्माण कुछ एक व्यक्तियों के द्वारा, कुछ एक गुटों के द्वारा किया जाता है और जनतन से यह वर्गतंत्र में परिणत हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जो और भी इसके दोष गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोष मानवीय दुर्बलताओं और परिस्थितियों की अपूर्णता के प्रतिबिंब हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा मानवीय चरित्र को उन्नत कर और परिस्थितियों में सुधार कर दलीय प्रणाली के दोषों को बहुत अधिक जो है सीमा तक दूर किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? जैसे दलों का निर्माण का आधार वर्ण, जाति या धर्म न होकर आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा और कार्यक्रम होना चाहिए। शिक्षित जनता ही राजनीतिक समस्याओं को ठीक से समझ सकती है तथा दल की नीतियों और कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन कर सकती है। इसलिए जनता को शिक्षित करने और आर्थिक असमानता दूर कर सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति को सुधार करने की चेष्टा की जानी चाहिए, जिससे सामान्य जनता अपने राजनीतिक दायित्वों का भली-भांति पालन कर सके। दलीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्वार्थ त्याग कर सच्चाई से देश के हित में कार्य करने चाहिए। दलों के द्वारा अपने स्वार्थों और हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और दलीय अनुशासन की कठोरता में कमी कर जानी चाहिए। विभिन्न दलों के द्वारा परस्पर सहिष्णुता और सहनशीलता के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए। बहुमत दल के द्वारा अपने प्रत्येक कार्य में समस्त सामाजिक हितों को ही दृष्टि में रखा जाना चाहिए। बहुमत दल द्वारा विरोधी दल को उचित आदर दिया जाना चाहिए और विरोधी दलों द्वारा भी विरोध के लिए विरोध की प्रवृत्ति नहीं अपनाई जानी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के द्वारा नैतिक नियमों, व्यवहारिक राजनीति पर आधारित आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए और राजनीतिक दल बदन जैसे अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों की अनुचित कार्रवाइयों को रोकने के लिए शासन की ओर से नियंत्रक और प्रतिबंधक कानून होने चाहिए। इन सब के अतिरिक्त सामान्य अनुभव यह है कि व्यवहार में द्विदलीय व्यवस्था के आधार पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन उचित रूप में हो पाता है। बहुदलीय व्यवस्था होने पर न तो शासक दल शासन ठीक प्रकार से कर पाता है और विपक्षी दल अपनी भूमिका उचित रूप में निभा पाते हैं। तो इस प्रकार यदि इन जो शर्तों का पालन किया जाए तो दलीय प्रणाली के अधिकांश दोषों को दूर कर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। धन्यवाद।